हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट फार्मेसी। सो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, हम डिस्कस कर रहे थे यूनिट थर्ड, और यूनिट थर्ड में हम कवर कर चुके हैं प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन टॉपिक को। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन टॉपिक के बारे में, और ये टॉपिक भी आपको पढ़ना है यूनिट थर्ड के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्या है कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन और किस तरीके से हम यहाँ पे टाइट्रेशन को परफॉर्म करते हैं, क्या डिटरमाइन करते हैं। तो जैसा कि आपको याद हो, मैंने बताया था कि प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन में हम क्या कर रहे थे। हम एक प्रिसिपिटेटिंग एजेंट लेते थे जो कि हम फील करते थे ब्यूरेट में। ब्यूरेट में हमारा होता था प्रिसिपिटेटिंग एजेंट, जो जनरली हम क्या लेते हैं, AgNO3। और हम सैंपल लेते थे कॉनिकल फ्लास्क में, और इस सैंपल में क्या कंटेन होता था, क्लोराइड, ब्रोमाइड आयन या फिर आयोडाइड आयन। इनके कंसंट्रेशन को जब हमें डिटरमाइन करना होता था सॉल्यूशन में, तो हम टाइट्रेशन करते थे, और हमारा टाइट्रेंट क्या होता था, AgNO3, प्रिसिपिटेटिंग एजेंट। अब हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। तो कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में हम जो टाइट्रेंट लेते हैं, वो टाइट्रेंट होता है कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट। और सैंपल जो हम एनालाइट लेते हैं, जिसका आपको डिटर्मिनेशन करना है, उसमें आप सैंपल में क्या डिटरमाइन करते हो, मेटल आयंस, जैसे कि मैग्नीशियम हो गया Mg2+, या फिर जिंक हो गया Zn2+, या फिर कॉपर हो गया। तो ये सब क्या है, मेटल आयंस है। इनके कंसंट्रेशन को जब आपको डिटरमाइन करना होता है, तो आप परफॉर्म करते हो कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। और आप टाइट्रेंट में, ब्यूरेट में क्या फिल करते हो, कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट। जो हम जनरली ज़्यादातर यूज़ करते हैं वो होता है EDTA। बहुत सारे कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट है, बट हम EDTA को मोस्ट कॉमनली यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं, अब अभी हम आगे समझेंगे। जब मैं बताऊंगी आपको EDTA के बारे में, तो वहाँ पे हम जानेंगे क्यों हम EDTA को ज़्यादातर यूज़ करते हैं एज अ कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट। अब आप यहाँ पे डिफरेंस समझ रहे होंगे कि प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन में और कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में क्या अंतर है। सिंपल सा यही अंतर है कि हम यहाँ पे डिटरमाइन करते हैं हैलाइड्स को, और हम यहाँ पे कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में क्या डिटरमाइन करते हैं, मेटल आयंस के कंसंट्रेशन को। यहाँ पे हमारा टाइट्रेंट फील होता है। टाइट्रेंट जो होता है वो होता है प्रिसिपिटेटिंग एजेंट, जो कि जनरली हम AgNO3 लेते थे। और यहाँ पे जो हमारा टाइट्रेंट है, जो ब्यूरेट में हमने फील किया है, वो होता है कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट, जो कि हम जनरली क्या लेते हैं, EDTA, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। ठीक है, आई होप डिफरेंस आप समझ गए होंगे, क्या डिफरेंस है प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन में और कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में। चलिए अब ये मैं रफ कर देती हूँ, क्योंकि इसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हो तो इसके प्रीवियस वीडियो में जाइए, वहाँ पे आपको डिटेल में वो वीडियो आप देख सकते हो। आज हम पढ़ने वाले हैं कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। तो आज हम सिर्फ कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन के ऊपर ही बात करने वाले हैं। जैसा कि अभी मैंने बताया आपको, यहाँ पे EDTA ले रहे हैं हम एज अ कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट। कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट को लिगेंड भी कहा जाता है, लिगेंड, या फिर इसे चिलेटिंग एजेंट्स भी कहते हैं। तो कई नाम है, आप कुछ भी लिख सकते हो, कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट बोलो, या चिलेटिंग एजेंट्स बोलो, या लिगेंड बोलो, जो आपका मन करे। क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ पे जनरली प्रिंसिपल क्या है कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन का, तो प्रिंसिपल बेस्ड है। जब भी हम टाइट्रेशन करते हैं तो हम इंडिकेटर भी यूज करते हैं, ताकि हमें एंड पॉइंट डिटेक्ट हो जाए और आपको पता लग जाए कि आपका टाइट्रेशन कंप्लीट हो चुका। तो इंडिकेटर तो हम लेते ही है, कंपलसरी है। इंडिकेटर हम यहाँ पे भी यूज करते हैं कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन के अंदर। अभी हम जब इंडिकेटर पढ़ेंगे तो हम वहाँ पे जानेंगे क्या क्या एग्जाम्पल है, क्या क्या आप इंडिकेटर यूज कर सकते हो। फिलहाल अभी आपको यहाँ पे इतना समझना है कि आप इंडिकेटर लेते हो अपने सैंपल में, सैंपल के सॉल्यूशन में ऐड करते हो इंडिकेटर। और यहाँ पे फिल है हमारा सैंपल सॉल्यूशन, जिसमें क्या कंटेन है, मेटल आयंस कंटेन है। इन मेटल्स आयंस को हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं कैपिटल M से, इस इंडिकेटर को हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं कैपिटल I से। अब हम देखते हैं यहाँ पे रिएक्शन किस तरीके से होता है। जैसे ही आप अपने सैंपल के सॉल्यूशन में इंडिकेटर ऐड करोगे, तो यहाँ पे ये इंडिकेटर मेटल आयंस के साथ जाके कॉम्प्लेक्स बना लेगा, मेटल आयंस का, जो कि आपके सैंपल में प्रेजेंट है, और इंडिकेटर का यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, मेटल आयन का एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। मेटल आयन इंडिकेटर का एक
कॉम्प्लेक्स बन जाएगा यहाँ पे आपका कॉम्प्लेक्स। ये जो फॉर्म होगा ये होगा वीक कॉम्प्लेक्स, मतलब कि अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स। इंडिकेटर जो मेटल के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है ये अनस्टेबल होता है, इजिली ब्रेक हो सकता है। और ये कोई कलर प्रोड्यूस करेगा, मान लो कोई कलर ए प्रोड्यूस किया, ठीक है। फिर जब आप ईडीटीए के साथ यहाँ पे टाइट्रेशन करते हो, टाइट्रेशन स्टार्ट करते हो, ड्रॉप वाइज आप ईडीटीए को ऐड करते हो अपने एनालाइट में, अपने सैंपल में जो आपने कॉनिकल फ्लास्क में ले रखा है। यहाँ पे आप जब ड्रॉप वाइज ऐड करते हो तो ईडीटीए जाकर ईडीटीए रिएक्ट करता है इस कॉम्प्लेक्स के साथ जो ऑलरेडी यहाँ पे फॉर्म हुआ है। इस कॉम्प्लेक्स के साथ जाके रिएक्ट करता है, मेटल आयन इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स के साथ जाके रिएक्ट करता है और क्या करता है, इंडिकेटर को रिप्लेस करके इसकी जगह पे खुद आकर बैठ जाता है। मतलब कि यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, ईडीटीए और मेटल आयन का एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। ईडीटीए और मेटल आयन का एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है और ये होता है कलरलेस, तो आपको पता नहीं लगता, कोई कलर प्रोड्यूस नहीं करता। और जो इंडिकेटर है वो फ्री फॉर्म में हो जाता है। पहले यहाँ पे इंडिकेटर मेटल के साथ जुड़ा हुआ था, कॉम्प्लेक्स बनाया था, ईडीटीए क्या किया, इस इंडिकेटर को रिप्लेस करके खुद आके यहाँ पे अटैच्ड हो गया, एक कॉम्प्लेक्स बना लिया और इंडिकेटर क्या हो गया, फ्री फॉर्म में हो गया। ठीक है, ये तो कलरलेस होता है, बट इंडिकेटर कलर शो करेगा, कलर भी प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे इंडिकेटर क्या होता है, फ्री फॉर्म में हो जाता है और आपको कलर प्रोड्यूस करता है। जब आपको कलर शो हो जाए, मतलब कलर आप जैसे ही देखोगे तो आपको वहाँ पे समझ जाना है कि आपका क्या हो चुका है, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन कंप्लीट हो चुका है, कॉम्प्लेक्स बन चुके हैं, तभी तो इंडिकेटर अलग होकर कलर प्रोड्यूस किया है। तो आपको वहाँ पे समझ जाना है एंड पॉइंट आ चुका है, मतलब कि टाइट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरीके से यहाँ पे प्रिंसिपल है कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन का। आई होप आप समझ रहे होंगे। चलिए अब आगे समझते हैं, जैसे कि ईडीटीए जो हम लेते हैं वो हम ज़्यादातर ईडीटीए ही क्यों लेते हैं उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो जैसा कि ईडीटीए नाम से ही आपको पता लग जाएगा इसका स्ट्रक्चर क्या है, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, मतलब इथाइलिन ग्रुप है CH2 ये हो गया इथाइलिन। डायमीन मतलब 2 एमीन ग्रुप है इसमें अटैच्ड, और टेट्रा एसिटिक एसिड मतलब कि 4 एसिटिक एसिड अटैच्ड है। ये हो गया इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड का स्ट्रक्चर। लिगेंड कहते हैं हम इसे, लिगेंड या फिर चिलेटिंग एजेंट, क्योंकि ये किसी के मेटल आयन के साथ रिएक्ट करता है, फॉर्म करता है, एक चिलेट बनाता है, एक कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो जो भी लिगेंड होते हैं उसके सेंटर में एक एटम या मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो हो गया इथाइलिन, और इसके सराउंडिंग में अटैच्ड होते हैं अदर एटम या फिर मॉलिक्यूल्स, जैसे कि आप देख सकते हो अमीन अटैच्ड है और एसिटिक एसिड अटैच्ड है, तो ये एक टाइप का लिगेंड है। लिगेंड में एक या एक से ज़्यादा लोन पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ जो ये नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, यहाँ पे भी लोन पेयर है, तो आप देख सकते हो ईडीटीए के अंदर लोन पेयर भी प्रेजेंट है। तो ये कुछ ईडीटीए का क्या हो गया, प्रॉपर्टीज हो गया। अब जब ये ईडीटीए रिएक्ट करता है मेटल के साथ, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल जिंक Zn2+, जब इनके बीच जब आप रिएक्शन करवाते हो तो क्या होता है, जो ईडीटीए है इसमें जो हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट है ये इजीली रिप्लेसेबल है, मतलब कि ये इजीली रिप्लेस हो जाते हैं और इसके जगह पे क्या आ जाता है, जिंक आ जाता है। तो यहाँ पे एक बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, ये हाइड्रोजन आयन रिप्लेस हो सकता है, ये भी रिप्लेस हो सकता है, यहाँ पे अटैच्ड हो सकते हैं आकर जिंक, यहाँ पे ये जिंक आकर बॉन्ड बना सकता है। साथ ही यहाँ पे लोन पेयर है प्रेजेंट, मतलब कि ये लोन पेयर डोनेट करेगा और कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, तो ये भी जिंक के साथ यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है इस तरीके से। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन कितने साइड से हो रहा है, 6 साइड से, 1 2 3 4 5 6 कोवेलेंट बॉन्ड का यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है ईडीटीए और मेटल आयंस के साथ। तो जो ईडीटीए है ये है हेक्साडेंटेड, HEXA हेक्सा DENTATE हेक्साडेंटेड लिगेंड। इसको क्या कहते हैं हम, हेक्साडेंटेड लिगेंड, क्योंकि ये मेटल आयंस के साथ 6 साइड से बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है।
आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 6 साइड से बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है मेटल आयन के साथ और एक कॉम्प्लेक्स बना रहा है, जो कि किस टाइप का कॉम्प्लेक्स है, स्टेबल कॉम्प्लेक्स है। ये इजीली ब्रेक नहीं हो सकता, क्योंकि ये जितने भी बॉन्ड फॉर्म हुए हैं ये सब कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ईडीटीए जो है, इसमें इजीली रिप्लेसेबल आयन है, इजीली रिप्लेसेबल आयंस है। जितने ज़्यादा रिप्लेसेबल आयंस होंगे उतना ही ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे इजीली रिप्लेसेबल आयंस है, देख सकते हो आप, ये जो हाइड्रोजन है ये इजीली रिप्लेस हो सकते हैं और इसकी जगह पे जिंक आकर जुड़ सकता है, बॉन्ड बना सकता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है जो ईडीटीए के अंदर है, जैसे कि हेक्साडेंटेड है, ये मेटल के साथ 6 साइड से बॉन्ड बनाता है, और लिगेंड होते हैं यूनिडेंटेड भी होते हैं, जो कि इस मेटल के साथ सिर्फ एक साइड से बॉन्ड बनाते हैं। उसका एग्जांपल आप लिख सकते हो साइनाइड आयन, ये है यूनिडेंटेड लिगेंड। और हैलाइड्स भी होते हैं, वो भी यूनिडेंटेड लिगेंड्स होते हैं, ये मेटल आयन के साथ सिर्फ एक साइड से बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। बाइडेंटेड लिगेंड्स भी होते हैं, जैसे कि जो भी मेटल आयन के साथ 2 साइड से बॉन्ड का फॉर्मेशन करे वो होता है बाइडेंटेड लिगेंड्स। जैसे एग्जांपल हो गया इथाइलिन डायमीन, ये इथाइलिन है और इसके साथ 2 साइड से एमीन्स लगे हुए हैं, मतलब कि यहाँ पे बाइडेंटेड, ये हो गया बाइडेंटेड लिगेंड। और जो ईडीटीए है, ये कंप्लीट जो ईडीटीए का स्ट्रक्चर है, ये जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो 6 साइड से यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, इसीलिए जो ईडीटीए होते हैं उसे हम कहते हैं हेक्साडेंटेड लिगेंड। क्लियर है यहाँ तक? और प्रॉपर्टीज ये है कि जो ईडीटीए होते हैं ये वाइड वेराइटीज ऑफ मेटल आयंस के साथ रिएक्ट करने की प्रॉपर्टी रखता है, मतलब कि बहुत सारे मेटल आयन के साथ आप यहाँ पे रिएक्शन करवाओगे ईडीटीए का तो वो रिएक्ट करेगा, कॉम्प्लेक्स बना सकता है। इसके अंदर वाइड वेराइटी ऑफ मेटल आयन के साथ रिएक्ट करने की कैपेबिलिटी है, इसीलिए हम ईडीटीए को जनरली ज़्यादातर यूज करते हैं अपने कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन के अंदर। आई होप क्लियर है। चलिए, अब जो हम समझे हैं उसी को यहाँ पे डेफिनेशन में देख लेते हैं। जैसे कि कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन इज अ टाइप ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस इन विच अ कलर्ड कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म, जिसमें कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, कलर्ड कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है बिटवीन अ मेटल आयन एंड अ कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट। कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट और मेटल आयन के बीच कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है इन प्रेजेंस ऑफ सुटेबल इंडिकेटर, इन प्रेजेंस ऑफ सुटेबल इंडिकेटर, क्योंकि इंडिकेटर ही अल्टीमेटली कलर शो करता है, जो जिसे आप देखते हो, विजुअलाइज करते हो और आप डिटेक्ट करते हो कि आपका एंड पॉइंट आ चुका है। The end point of the titration is determined by the complete formation of this colored complex. It's widely used in determination. It's widely used to determine the concentration of metal ion in a solution. हम generally क्यों use करते हैं complexometric titration? To determine the concentration of the metal ions in a solution. अब हमें क्या करना है, जब हम स्टार्ट करते हैं टाइट्रेशन तो हमें प्रिपेयर करना होता है, एक सैंपल प्रिपरेशन करना होता है, सैंपल का आपको पीएच वगैरह एडजस्ट कर लेना है, ठीक है, ताकि ऑप्टिमल कंडीशन मिल पाए कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होने के लिए। और फिर उसके अकॉर्डिंग आपको, सैंपल के अकॉर्डिंग आपको इंडिकेटर चूज करना है। इंडिकेटर आप जो लेते हो उसे मेटेलोक्रोमिक इंडिकेटर भी कहते हैं या फिर मेटल आयन इंडिकेटर्स भी कहते हैं, तो वो आपको सेलेक्ट कर लेना है अकॉर्डिंग टू योर सैंपल। उसके बाद दीज इंडिकेटर्स फॉर्म अ कलर्ड कॉम्प्लेक्स विथ मेटल आयन। जैसा कि मैंने बताया, जब आप सॉल्यूशन में इंडिकेटर ऐड करते हो तो इसमें जो मेटल आयन प्रेजेंट है उसके साथ इंडिकेटर क्या कर लेता है, एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है, अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स, और कलर प्रोड्यूस करता है, कलर ए प्रोड्यूस किया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखा है, कलर प्रोड्यूस करता है मेटल आयन के साथ, जो कि टाइट्रेट करने वाले हो आप। एंड चेंज कलर एट और नियर एंड पॉइंट, और जब एंड पॉइंट आने वाला होता है, मतलब कि रिएक्शन कंप्लीट होने वाला होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, कलर चेंज हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है, जब एंड पॉइंट आने वाला होता है, मतलब कि टाइट्रेशन कंप्लीट होने वाला होता है, तो क्या होता है, जैसे कि आपने कोई भी टाइट्रेंट लिया है, जैसे कि ईडीटीए लिया है, तो क्या होता है, ईडीटीए और मेटल इंडिकेटर का यहाँ पे इसके बीच होता है रिएक्शन, और ये ईडीटीए और मेटल का एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है और इंडिकेटर यहाँ पे फ्री फॉर्म में हो जाता है, और ये इंडिकेटर फिर कोई कलर प्रोड्यूस करता है, कलर बी, मतलब ये सॉल्यूशन का कलर पहले कुछ और रहता है, जब एंड पॉइंट आता है तो यहाँ पे कलर चेंज हो जाता है। तो आपको समझ जाना है, जैसे ही आपके सॉल्यूशन का कलर चेंज हो, आपको समझ जाना है कि एंड पॉइंट आ चुका है, मतलब कि आपका टाइट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। तो बस वही लिखा है यहाँ पे। फिर कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट आप लेते हो, जैसे कि यहाँ पे आप ले रहे हो ईडीटीए,
तो कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट ऑल्सो कॉल्ड चिलेटिंग एजेंट, जैसा कि मैंने बताया कि इसे चिलेटिंग एजेंट्स भी कहते हैं। Such as EDTA, ethylene diamine tetracetic acid, is added to the solution. EDTA is a common choice due to its ability to form stable complex. EDTA हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं क्योंकि ये stable complex बनाता है with a wide range of metal ions. बहुत सारे metal ions के साथ ये react करने की capability रखता है और complex बनाने की capability रखता है, इसीलिए हम generally क्या यूज़ करते हैं, EDTA। क्लियर है? अब हम टाइट्रेशन करते हैं तो कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट इज स्लोली एडेड, हम अपना कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट स्लोली अपने सैंपल में ऐड करते हैं जिसमें भी मेटल आयंस प्रेजेंट है, वाइल स्टेयरिंग, और उसको स्टेयर करते रहते हैं कॉनिकल फ्लास्क को। द फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड मेटल कॉम्प्लेक्स इज मॉनिटर्ड, और हमें ये देखना होता है जैसे ही कलर्ड चेंज हो जाए, इस सॉल्यूशन का कलर चेंज हो जाए तो हमें समझ जाना है कि एंड पॉइंट आ चुका। अब आपको देखना है एंड पॉइंट डिटेक्ट करना होता है नेक्स्ट। तो आप एंड पॉइंट डिटेक्ट करते हो जब आपका सैंपल का सोल्यूशन का कलर चेंज हो जाए, पहले कुछ और होगा, जब एंड पॉइंट आएगा तो कलर कुछ और हो जाएगा। समझ जाना है आपको कि टाइट्रेशन हो चुका, कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट फॉर्म हो चुके और आपका टाइट्रेशन वहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। दिस कैन बी डिटेक्ट विजुअली, इसको आप विजुअली भी डिटेक्ट कर सकते हो, देखकर कलर चेंज शो होता है उसे आप देखकर भी डिटेक्ट कर सकते हो, या फिर इसे डिटेक्ट करने के लिए आप स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री वगैरह भी यूज़ करते हो कलर चेंज को डिटेक्ट करने के लिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है विजुअली डिटेक्ट नहीं कर पाते हो या ह्यूमन एरर होने के चांसेस हो जाते हैं वहाँ पे, तो फिर हम यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री टू डिटेक्ट एंड पॉइंट। और फिर हम नेक्स्ट कर लेंगे कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन जनरली हम जैसे अब तक पढ़ते आ रहे हैं टाइट्रेशन, उसी तरीके से यहाँ पे हम कैलकुलेशन कर लेते हैं जिसमें हमें पता लग जाता है मेटल आयन की कंसंट्रेशन, वो हम डिटरमाइन कर लेते हैं। अब इंडिकेटर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जो इंडिकेटर आप यूज कर रहे हो, इंडिकेटर ऑल्सो नोन एज कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट, इसे भी कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट कहते हैं क्योंकि ये भी हमारे मेटल आयन के साथ जाकर क्या बनाता है, कॉम्प्लेक्स बनाता है। जैसे ही आप ऐड करते हो अपने सैंपल में तो उस मेटल आयन के साथ जाकर रिएक्ट करके कॉम्प्लेक्स बना लेता है, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो लेस स्टेबल कॉम्प्लेक्स होता है विथ मेटल आयंस, वो लेस स्टेबल होता है, शुड इम्पार्ट डिफरेंट डिस्टिंक्ट कलर, और कुछ कलर प्रोड्यूस करता है। जब आपका इंडिकेटर मेटल आयन के साथ रिएक्ट करता है तो कोई कलर प्रोड्यूस करता है, और जब यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बनता है तो कुछ और कलर देता है इंडिकेटर, और जैसे ही यहाँ पे डीकॉम्प्लेक्सेशन होता है, मतलब कि जैसे इंडिकेटर फ्री फॉर्म में होता है तो कुछ और कलर देता है। सम एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक इंडिकेटर्स इंक्लूड कैल्सीन, इरियोक्रोम ब्लैक टी, या फिर कर्क्यूमिन, या फिर हेमेटोक्सिलिन, या फिर फास्ट सल्फोन ब्लैक एक्सेट्रा। ये दीज इंडिकेटर्स आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ये सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, और ये सारे इंडिकेटर क्या है, सॉल्यूबल इन वाटर, वाटर में ये सारे सॉल्यूबल हैं। क्लियर है? तो आपके पास ये चॉइस है इंडिकेटर्स के जो आप अपने सैंपल के अकॉर्डिंग चूज करते हो। अब जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बोलूं, ये इरियोक्रोम ब्लैक टी जो है इसका कलर होता है ब्लू, इस इंडिकेटर का कलर कैसा होता है, ब्लू होता है। इस इंडिकेटर का कलर है ब्लू, किसका, इरियोक्रोम ब्लैक टी का। जब आप इसको अपने सैंपल में ऐड करते हो, फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई सैंपल है, सैंपल सॉल्यूशन है जिसमें कंटेन है कैल्शियम प्रेजेंट है, ठीक है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक वगैरह प्रेजेंट है। तो जब आपका ये इंडिकेटर जाकर इस कैल्शियम के साथ रिएक्ट किया, एक कॉम्प्लेक्स बनाया, यहाँ पे एक मेटल आयन का और इंडिकेटर का कॉम्प्लेक्स बन गया यहाँ पे, तो इसका कलर रहता है पिंक, पिंक टू रेड, मतलब डार्क रेड भी नहीं होता है, वो पिंक भी नहीं रहता है, पिंक और रेड के बीच का कलर आप मान लो, पिंकिश रेडिश आपको दिखता है, इनिशियल कलर है ये, ठीक है, जब आपका यहाँ पे मेटल का और इंडिकेटर का कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ। फिर जब आप टाइट्रेशन करते हो ईडीटीए के साथ टाइट्रेशन करते हो तो यहाँ पे क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको प्रिंसिपल बताया था कि आपका ईडीटीए रिएक्ट करता है इस इंडिकेटर और मेटल के कॉम्प्लेक्स के साथ, खुद इस इंडिकेटर को हटाकर इसके जगह पे खुद आकर बैठ जाता है, मतलब कि यहाँ पे मेटल और इंडिकेटर का एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है ईडीटीए का, मतलब कि जो ईडीटीए है वो इस कैल्शियम के साथ जाके रिएक्ट कर लेगा, और जो इसके साथ जुड़ा हुआ है इंडिकेटर उसको फ्री फॉर्म में कर देगा, उसको क्या कर देगा, फ्री फॉर्म में कर देगा।
फ्री फॉर्म में कर देगा। तो पहले इसका कलर कैसा था, पिंक था, क्योंकि इस मेटल आयन के साथ क्या जुड़े हुए थे, इंडिकेटर जुड़े हुए थे, इंडिकेटर का यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बना हुआ था, तो इसका कलर ब्लू पिंक था। जैसे ही एंड पॉइंट आएगा, मतलब कि ईडीटी और मेटल का कंप्लीटली क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। जो भी यहाँ पे मेटल्स प्रेजेंट है सारे के सारे क्या हो जाएंगे, ईडीटी के साथ बाइंड होकर कॉम्प्लेक्स बना लेंगे। तो जो इंडिकेटर है जो कि फ्री फॉर्म में हो चुका है, ये कलर प्रोड्यूस करेगा। कैसा कलर देगा, ब्लू कलर देगा, क्योंकि इंडिकेटर का ओरिजिनल कलर कैसा है, ब्लू है, तो वो ब्लू कलर देगा। मतलब कि आपका सॉल्यूशन पहले पिंक होगा और इसका कलर चेंज हो जाएगा ब्लू में। जैसे ही ब्लू होगा आपको समझ जाना कि एंड पॉइंट आ चुका, मतलब कि कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका। तो इस तरीके से ये इंडिकेटर वर्क करता है। जब ये मेटल आयन के साथ जुड़े होते हैं तो कुछ और कलर देता है, जब टाइट्रेशन कंप्लीट हो जाता है तो कोई और कलर शो करता है। आई होप आप प्रिंसिपल और इंडिकेटर का क्या रोल है ये समझ चुके हो, ईडीटीए क्यों हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं ये जान चुके हो। तो आप कुछ एप्लीकेशन भी देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। तो जब भी आपको मेटल आयंस को अपने सॉल्यूशन में, अपने सैंपल में डिटरमाइन करना होता है, कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करना होता है, जैसे कि कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, इन बायोलॉजिकल सैंपल्स, या फिर हैवी मेटल्स हो गए जो इन्वायरमेंटल सैंपल्स है, उसमें अगर आपको चेक करना है हैवी मेटल्स की कंसंट्रेशन को, तो आप यूज़ करते हो complexometric titration. Next है complexometric titration also plays a vital role in quality control process. Quality control process मतलब quality control department में भी यूज किया जाता है complexometric titration को to determine the metal ion concentration. जैसे कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं कि ड्रग जो बन रहा है उसमें मेटल आयंस जो है उसका क्या कंसंट्रेशन प्रेजेंट है, वो लिमिट में है या बियॉन्ड लिमिट है, ये चेक करते हैं हम। फूड इंडस्ट्रीज में उससे यूज़ करते हैं हम कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। नेक्स्ट है बीवरेज इंडस्ट्रीज में हम यूज़ करते हैं, इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग के दौरान हम कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन परफॉर्म करते हैं, ये चेक करने के लिए जो हमारा प्रोडक्ट है, जो हमारा सैंपल है, उसमें जो भी मेटल आयंस है वो लिमिट में है या बियॉन्ड लिमिट है। ऑब्वियसली जब आप ये कैसे पता कर पाओगे, जब आप उसका कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करोगे, और कंसंट्रेशन डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास टेक्निक क्या है, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। कि हम ये सब क्यों करते हैं, ताकि हम अपने प्रोडक्ट की इंटीग्रिटी को मेंटेन कर पाए। क्लियर है? डू यू नो द ड्रग यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज, जो डायबिटीज के ट्रीटमेंट के लिए ड्रग यूज करते हैं उसमें कंटेन होता है मेटल आयंस। उसमें क्या कंटेन होता है, मेटल आयंस इन स्पेसिफिक अमाउंट, कुछ अमाउंट में। एंड द मेटल कंटेंट इन ड्रग कैन बी डिटरमाइंड बाय कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। और वो जो भी मेटल प्रेजेंट है उस ड्रग में, उसको डिटरमाइन करने के लिए, उसके कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करने के लिए हम क्या परफॉर्म करते हैं, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। तो ये कुछ एप्लीकेशन है जो आप यूज़ करते हो अदर इंडस्ट्रीज वगैरह में, टू चेक टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयंस। अब आप कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन पढ़ ही रहे हो तो कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी जान लेते हैं। तो ये हाई एक्यूरेसी, स्पीड, यहाँ पे चिलेट फॉर्मेशन स्पीडली होता है। ईडीटी आप यूज़ करते हो तो वहाँ पे आप मेटल के साथ वो ईडीटी जल्दी बाइंड करता है, कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो ये इजी है और एक्यूरेट है और स्पीड है, इस वजह से ये एक एडवांटेज हो गया। कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन कैन बी यूज टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ वाइड रेंज ऑफ मेटल आयंस। बहुत सारे मेटल आयंस की कंसंट्रेशन को आप डिटरमाइन कर सकते हो बाय द हेल्प ऑफ कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन कैन बी परफॉर्म्ड इन एक्वस एंड नॉन एक्वस मीडियम। मतलब कि आप जो सैंपल ले रहे हो वो एक्वस सॉल्यूशन में भी कर सकते हो, नॉन एक्वस सॉल्यूशन में भी आप परफॉर्म कर सकते हो। तो ये कुछ एडवांटेजेस है। अब डिसएडवांटेजेस भी है, जैसे कि क्या है डिसएडवांटेजेस, जो कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन जब आप परफॉर्म करते हो तो आपको कोई मेटल डिटेक्ट करना है, मेटल आयंस डिटेक्ट करना है। जैसे कि आपको जिंक को सिर्फ डिटेक्ट करना था, बट आपके सैंपल में कोई और मेटल आयंस प्रेजेंट है या कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट है, तो आपका जो कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट होता है वो उसके साथ जाके बाइंड कर सकता है, कॉम्प्लेक्स बना सकता है। अगर वहाँ पे आप जो कॉम्प्लेक्स चाह रहे हो वो ना बन के कुछ और बन गया तो आपका रिजल्ट फिर गड़बड़ हो सकता है, गलत हो सकता है, एरर आ सकते हैं वहाँ पे। तो ये एक डिसएडवांटेज है। देख सकते हो कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन कैन बी अफेक्टेड बाय इंटरफेरिंग सब्सटेंस इन सैंपल सच एज अदर मेटल आयंस और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। These substances can complex with chelating agents and interfere with the analysis. The formation of metal chelate complex, जो मेटल और चिलेट का कॉम्प्लेक्स बनता है जब आप EDTA रिएक्ट करवाते हो मेटल
के साथ, तो EDTA और मेटल का जब मान लो वहाँ पे कॉम्प्लेक्स बनता है तो वो होता है पीएच डिपेंडेंट। कैसा होता है? पीएच डिपेंडेंट। मतलब आपको अपने सैंपल सॉल्यूशन का पीएच मेंटेन करना होगा। क्या करना होगा आपको? अपने सैंपल और सॉल्यूशन का पीएच को मेंटेन करना होगा। एंड द पीएच ऑफ द सैंपल नीडेड टू बी केयरफुली कंट्रोल्ड ड्यूरिंग द एनालिसिस। जब आप एनालिसिस परफॉर्म कर रहे होंगे तो आपने जो भी कॉनिकल फ्लास्क में सैंपल लिया है इसका पीएच आपको कंटिन्यूअस मेंटेन करना है, तभी आप यहाँ पे इसके बीच टाइट्रेशन करोगे EDTA के साथ। क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बनेगा EDTA का और मेटल आयंस का, ये क्या है? पीएच डिपेंडेंट है। पीएच अगर आगे पीछे होगा तो कॉम्प्लेक्स में भी चेंजेस आ सकते हैं। तो इसलिए आपको क्या करना होगा? आपको पीएच ऑफ द सैंपल नीड्स टू बी केयरफुली कंट्रोल्ड ड्यूरिंग द एनालिसिस। तो ये एक डिसएडवांटेज है। तो ये तो कर ली हमने बात डिसएडवांटेजेस की। और आज का वीडियो एक बेसिक था जिसमें हमने जाना एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, प्रिंसिपल और एप्लीकेशन और इंडिकेटर का क्या रोल है, EDTA क्यों हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं। तो ये सब जानना ज़रूरी था, इंपॉर्टेंट है बट बेसिक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन के टाइप्स के बारे में। कुछ एक दो टॉपिक और रह जाएंगे इस चैप्टर में, तो वो हम कवर करेंगे। जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। हैव अ गुड डे।